फ्रेंड्स वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सेविंग्स हम सभी जानते हैं एंड लेट मी सबमिट फ्रेंड्स कि इंडियंस जो हैं आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट सेवर्स इन द वर्ल्ड। हमसे ज्यादा सेविंग्स चीन के लोग करते हैं, चाइनीज एंड इंडियंस। यू नो दैट दे आर द टू ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस। तो हम लोग सिमिलर हैं, काफी मामलों में सिमिलर हैं। एंड अगर आप 1700 के पहले की दुनिया देखते हैं तो यही दोनों मुल्क दुनिया में सबसे अमीर देश हुआ करते थे। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा परिवर्तन आया है और सेविंग्स थोड़ी सी कम होने लगी है। मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, टाइम मिला तो जरूर मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो वही इंडियंस आर गुड सेवर्स, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन क्या हम इन्वेस्टिंग जानते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेनी ऑफ अस बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव कि हम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, राइट? किसी को भी आप पूछिए कि आप इन्वेस्ट करते हैं, वो बोलेगा हाँ मैं इन्वेस्ट करता हूँ। वो सेविंग बैंक में पैसा रखता है उसको भी इन्वेस्टिंग बोलता है, जो एफडी में पैसा रखता है उसको भी इन्वेस्टिंग बोलता है, वो रियल एस्टेट में पैसा डालता है उसको भी इन्वेस्टिंग बोलता है, इक्विटीज में पैसा डालता है, म्यूचुअल फंड्स में डालता है, इंश्योरेंस को भी इन्वेस्टिंग बोलता है, राइट? तो एवरीबडी स्ट्रांगली बिलीव्स कि वो इन्वेस्टिंग कर रहा है। बट व्हाट इज इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग वेरी सिंपल वर्ड है, टू ग्रोइंग योर परचेजिंग पावर। आपका पैसा बढ़ना चाहिए, उसी को इन्वेस्टिंग कहते हैं। आप कैसे मालूम करेंगे कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं कि बुरे इन्वेस्टर हैं? तो व्हाट इज इन्वेस्टिंग इज नथिंग बट वेल्थ क्रिएशन, एडिशन, नेट एडिशन टू योर परचेजिंग पावर, नेट एडिशन टू योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप आगे बढ़ते हैं, राइट? तो हिंदुस्तान की बात करता हूं। हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ रहा है उसकी रफ्तार कौन तय करता है? जीडीपी तय करता है। तो हिंदुस्तान की जीडीपी ऑन एन एवरेज, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 10 साल के एवरेज की बात करता हूँ, तो 6%, 6.5% की एवरेज आती है। 4 या 5% इन्फ्लेशन आता है। तो अगर आप नॉमिनल, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, तो हिंदुस्तान की जो नॉमिनल जीडीपी है दोस्तों, वो करीब करीब 11, 11.5 या 12% से बढ़ रही है। 12% आप पकड़ लीजिए। तो हिंदुस्तान की जो दौलत है, हिंदुस्तान की जो पैसा है, हिंदुस्तान की जो मिल्कियत है, हिंदुस्तान की जो इनकम है, जो शब्द आपको अच्छा लगे उस शब्द का इस्तेमाल करें, तो हिंदुस्तान का जो जो पैसा है, जो जो वो हर साल 12% से बढ़ रहा है। एक इंडिविजुअल के रूप में अगर आपकी नेटवर्थ, अगर जिंदगी में आपका सरमाया, आपका पोर्टफोलियो अगर 12% से कम बढ़ता है, तो यकीन मानिए कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है वो हिंदुस्तान की रफ्तार से कम है। और अगर उससे ज्यादा आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में, मैं ये नहीं कहता कि हर साल ऐसा ही होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के अंदर जब आप उसको कंपेयर करेंगे, अगर वो 11%, 12% के आसपास बढ़ता है नॉमिनल टर्म्स, नॉट रियल टर्म्स में, तो आप कह सकते हैं कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं। अब मैं आपको दावत देता हूं कि आप खुद ये तय कीजिए कि हम में से भी जो इस सभा में यहाँ पर हैं, इस चर्चा में यहाँ पर हैं, हम में से कितने लोग अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। अब मैं इसका एक कारण बताता हूँ आपको, व्हाई वी आर नॉट गुड इन्वेस्टर्स। फ्रेंड्स, बिफोर आई कम, दिस इज डिस्क्लेमर, whatever I'll submit the speaker's own views and not necessarily of HDFC AMC Limited. With this disclaimer, I want to submit my perspective. We all know that mutual funds investments are subject to market risk. Although I represent mutual funds, I'm not going to entirely talk on your mutual funds. It's a very theoretical, basic concept of savings and investments. Still, I want to convey this. Mutual funds investments are subject to market risk, and read all scheme-related documents before investing, and do consult your advisor before investing. So how good an investor are you? मुझे लगता है ये सवाल हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए, बहुत जरूरी है पूछना चाहिए। और मैं अपने 26 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर निसंकोच, विदाउट एनी हेजिटेशन, बहुत ईमानदारी से आपसे कहता हूं, ज्यादातर लोग अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं। They earn below average returns. मैं केवल हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूं, मैं दुनिया भर की बात करता हूं। अगर आपका इसको स्टैटिस्टिकल एविडेंस चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। एक फर्म है यूएस में, दालबार एसोसिएट्स, इंटरनेट पे आप ढूंढ सकते हैं। उन्होंने शोध किया है, हर साल उनका शोध आता है, उसमें आप देख सकते हैं कि ज्यादातर अमेरिका की बात कर रहा हूं, जहां पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स 1895 से हो रहे हैं, 125 साल हो गए वहां पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स शेयर बाजार को आए हुए। उस मुल्क में भी ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट रिटर्न्स या एवरेज रिटर्न से कम अपने पोर्टफोलियो में कमाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत सिंपल रीजन है कि आप जो इन्वेस्टिंग करते हैं ना, और जो पर्सनल फाइनेंस जिसको आप कहते हैं पर्सनल फाइनेंस, ये कहीं सिखाया नहीं जाता, ये कॉलेज में, स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। आपने भी, सब लोगों ने स्कूलिंग की होगी, 10-12 साल स्कूल में आपने अपना जीवन व्यतीत किया होगा।
मुझे बताइए आप में से कितने लोगों को, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपकी स्कूल ने आपको इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस सिखाया था कि किस तरह से पैसे को मैनेज करना चाहिए। किसी मुल्क में, किसी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता है। और जो आपके माता पिता है, जो समाज है, उसके जरिए आप सीखते हैं। पर ये समाज और हमारे जो माता पिता हैं दोस्तों, वो नहीं सिखा सकते थे हमको कि इन्वेस्टिंग क्या है, क्योंकि उनको इन्वेस्टिंग की जरूरत नहीं थी। अब बिलीव मी फ्रेंड्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वेस्टिंग की जरूरत नहीं थी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वेस्टिंग की जरूरत नहीं थी, तो मेरे पेरेंट्स इन्वेस्टिंग सीख नहीं पाए। और जब मेरे पेरेंट्स इन्वेस्टिंग सीख नहीं पाए तो मुझे भी सिखा नहीं पाए। तो जो कुछ इन्वेस्टिंग मैंने सीखी है वो बाद में कोशिश करके, अपने व्यक्तिगत तौर पर कोशिश करके मैंने सीखी है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। देयर आर नो स्कूल्स टू टीच पर्सनल फाइनेंस। तो एक इन्वेस्टर को कौन सा शब्द है जो समझना है, राइट? इकोनॉमिक्स का भी ये सबसे ताकतवर शब्द है। यही शब्द है जिसने हमें सब कुछ दिया है, और यही शब्द है जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और यही शब्द है जो हमें सबसे कम समझ में आता है, जो आपके सामने है। इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वेस्टिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके जमाने में इन्फ्लेशन नहीं था। यकीन मानिए दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। महंगाई कोई बहुत पुराना विषय नहीं है। सस्टेन्ड इन्फ्लेशन, चीजों के दाम तो आदिकाल से बढ़ते हैं, पर चीजों के दाम पहले बढ़ते भी थे तो कम भी होते थे। सस्टेन इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि चीज, वस्तु की जो कीमत है वो साल दर साल बढ़ती रहती है, वो कभी कम नहीं होती है, वो बढ़ती ही रहती है। उसको हम सस्टेन इन्फ्लेशन कहते हैं। मैं हिंदुस्तान की तस्वीर आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि हिंदुस्तान के पास इस तरह के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। आपके पास मैंने एक तस्वीर दिखाई है, इसका सोर्स भी आप देख सकते हैं, स्लाइड पे आपको नजर आएगा। ये मैं अमेरिका की आंकड़े दिखा रहा हूँ। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसके पास हर प्रकार के आंकड़े उपलब्ध होते हैं, और मॉडर्न ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो वहां उस देश के अनुभव से आप फायदा उठा सकते हैं। ध्यान से इस तस्वीर को आप देखिए। सब 300 साल से इस कंट्री में इन्फ्लेशन का इतिहास है। आप देखिए 1950 तक आप देख रहे होंगे। 1950 तक इन्फ्लेशन अगर एक साल बढ़ता था, ऊपर देखिए ब्लू ब्लू जो आपको कौन से नजर आएंगे, ब्लू जो कॉलम्स आपको नजर आएंगे, ये बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है, और जो ग्रीन कॉलम्स है ये गिरता हुआ इन्फ्लेशन है। एक मजेदार चीज आप इस तस्वीर में देखिए कि 1700 से लेके 1950 तक इन्फ्लेशन गिरने के वाकये भी उतने ही हैं जितने इन्फ्लेशन बढ़ने के वाकये हैं। और 1950 के बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार इन्फ्लेशन केवल बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन, कीमतें बढ़ रही हैं, वो कम नहीं होती। यही वो चीज है जो हमें समझनी है, और इस चीज को हम कैसे समझेंगे, आइए हम बात करते हैं। और ये बहुत मामूली बात है, पर पूरे अर्थशास्त्र में, पूरे निवेश की दुनिया की सबसे जरूरी बात है जो हमें समझनी है कि हम अच्छे इन्वेस्टर्स क्यों नहीं होते। फ्रेंड्स, मैं आपको 1920-21 की बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, हमारे घर के अंदर इनहेरिटेंस का काम हुआ, बंटवारे का काम हुआ। तो मैं और मेरे फादर और उनके एक भाई थे, दोनों भाइयों के बीच में जो मेरी दादी थी, उन्होंने विल लिखी, और विल लिख के जो कुछ भी उनके पास था दोनों भाइयों में बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया। तो मैं बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन मुझे वो वाकया अभी भी याद है। तो उसमें कुछ चांदी के सिक्के थे जो कि उनके हिस्से में आए, और मैंने देखा उस वक्त हिंदुस्तान का सिक्का भी, रुपए का सिक्का चलता था, पर हूबहू देखने में वैसा ही सिक्का मेरी दादी ने मेरे पिता को दिया, और मेरे पिता ने उसको लेके सेफ रख लिया। मैंने उससे पूछा, ये सिक्का आपने अलग क्यों रखा है? तो पिताजी बोलती है, चांदी का सिक्का है। मैंने कहा, ये आया कहाँ से? तो कहते हैं 1920-21 में, तब तुम्हारे दादाजी काम करते थे, तो उनको साल के 15 रुपए, महीने के 15 रुपए पगार मिलती थी, और जो पगार उनको मिलती थी वो चांदी के सिक्के के रूप में मिलती थी। यकीन मानिए दोस्तों, चांदी का सिक्का की स्वयं की अपनी कीमत होती है, स्वयं की अपनी कीमत होती है। और मेरे दादा जब चांदी का सिक्का कमा के लेके आते थे, तो मेरी दादी सेविंग्स करती थी। सेविंग्स करना बहुत जरूरी माना जाता है। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सेविंग्स बहुत जरूरी है। अगर हम बचत नहीं करेंगे तो हम अपना भविष्य सुनिश्चित कैसे करेंगे? बहुत जरूरी है वो। तो सेविंग्स में हम बहुत होशियार है, जैसे मैंने आपसे कहा, हिंदुस्तानी बहुत होशियार होते हैं सेविंग्स में। तो मेरी दादी इतने कम पैसों में भी 2 या 3 रुपए बचा लेती, और वो मेरी दादी जो एकत्र किए वो पैसे 2 या 3 रुपए हर महीने उन्होंने बचाए। अब आइए 1960 में, 1920 की कहानी को मैं 1960 में लेके आता हूँ। 1960 में दोस्तों, मेरे पिताजी की जो तनख्वाह थी वो 105 रुपए थी, और मेरे पिता की शादी 1961 में हो गई। जब मेरी माँ ने पैसा बचाना शुरू किया उनकी तनख्वाह में से, तो मेरी माँ 5 रुपए बचाती थी, मेरी दादी 2 रुपए बचाती थी। पर मेरी दादी जो 2 रुपए बचाती थी वो चांदी का सिक्का होता था, और मेरी माँ जो 5 रुपए बचाती थी वो कागज का नोट होता था। दोनों ही रुपया कहलाते हैं। वो कागज का नोट अगर मेरी माँ ने
तिजोरी में रख दिया, और आज मैं उस तिजोरी से निकालता हूं तो उस 5 रुपए की कीमत वो नहीं है जो 1961 में हुआ करती थी। वो 5 रुपए 1961 में महीने भर का राशन निकाल सकते थे, पर आज वो 5 रुपए से आप कुछ भी खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन मेरी माँ, मेरे दादी ने जो 1 रुपया बचाया होगा 1960 में, 1950 में, 1970 में, सॉरी 1930, 20 और इस दौरान जो बचाया होगा, वो आज 1000 रुपए का है। 1 रुपया 1000 रुपए का। मुझे लगता है आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी कि मेरे दादी को क्यों जरूरत नहीं थी इन्वेस्टिंग की, क्योंकि उनके लिए सेविंग्स ही इन्वेस्टिंग थी। महंगाई को हराना उनका लक्ष्य नहीं था दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले महंगाई क्यों नहीं होती थी। महंगाई दुनिया में कहीं नहीं थी, यूरोप में भी नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1501 सदी में यूरोप में जो कीमतें थी वही 1701 सदी में थी। 200 साल तक यूरोप में कोई इन्फ्लेशन नहीं था, लेकिन फिर वहां पर इन्फ्लेशन आया। और इन्फ्लेशन क्यों आया, आइए इस बात को हम समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूरोप ने पूरी दुनिया पर राज किया, तो जो लोग यूरोप से निकले, पुर्तगाल से निकले, स्पेन से निकले, जर्मनी से निकले, डच से निकले, ब्रिटेन से निकले, वो अफ्रीका, एशिया कंट्रीज में आए, उन्होंने यहाँ पर राज किया। जब उन्होंने यहाँ पर आके राज किया तो यहाँ से सोना अपने देश में लेके गए, और सोना जब अपने देश में लेके गए तो वापस लौट के हिंदुस्तान आना था, वापस लौट के अफ्रीका आना था। उस सोने का वहां पर कौन ध्यान रखेगा? तो वहां पर गोल्ड बैंक बन गए। उन गोल्ड बैंक के पास वो सोना जमा करके आते थे, और जब वो सोना जमा करके आते थे तो क्या देखते हैं, गोल्ड बैंक के जो मैनेजर्स थे, गोल्ड बैंक के जो मालिक थे, उन्होंने क्या देखा कि ये जो अंग्रेज हिंदुस्तान में रहता है, ये अंग्रेज जो अफ्रीका में रहता है, ये 3-4 साल में एक बार हिंदुस्तान से इंग्लैंड आता है और खूब सारा सोना लेके आता है, लेकिन उस सोने को इस्तेमाल नहीं करता है। तो उन्होंने क्या किया, उस सोने को जो उनके गोल्ड बैंक में जमा था, दूसरों को देना शुरू किया उधार के रूप में, ताकि वो बिजनेस कर सके। और इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। जब क्रेडिट क्रिएशन होता है ना दोस्तों, तब महंगाई आती है, क्योंकि सोना जो गोल्ड बैंक के पास में है, जिसने जमा कराया है, वो मानता है उसका सोना है, बैंक मानता है उसके पास सोना है, और बैंक जिसको सोना दे देता है, जो सोना नहीं देता है वो रिसीट, हुंडी बोलते हैं जिसको, रिसीट देता है। इसकी वैल्यू होती है जहां से करेंसी नोट निकल के आया। मैं बहुत ज्यादा बात आपसे नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। तो वो करेंसी नोट, हुंडी, हुंडी सोने के सामने, हुंडी जो बैंक ने किसी दूसरे बिजनेसमैन को उधार दी, बिजनेसमैन हुंडी की कीमत को इस्तेमाल करता है। तो आपने क्या देखा, पैसे का निर्माण हो गया, पैसे की सप्लाई बढ़ गई, राइट। बैंक इसी तरह से काम करता है। आप जब बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक आपको इस बात का हक देता है कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। फिर बैंक आपसे पैसा लेता क्यों है अगर आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं? क्योंकि बैंक जानता है कि आप सभी लोग एक साथ सारा पैसा निकालने नहीं आएंगे, और वो आपका पैसा किसी तीसरे व्यक्ति को उधार दे देता है, और इस तरह से पैसे का निर्माण होता है, पैसे की सप्लाई। तो दुनिया में इस तरह से पैसे की जो सप्लाई है वो 1940-1950 के बाद यकायक बहुत तेजी से बढ़ गई है, और हर साल ये बढ़ती है। और यही पैसे की सप्लाई जब बढ़ती है तो वो पैसे की कीमत को कम करती है, और पैसे की कीमत के कम होने की इसी रफ्तार को दोस्तों हम महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। So what does it mean? Most economists strongly believe that the sustained and pervasive inflation, pervasive जो हमेशा रहने वाला इन्फ्लेशन है, is nothing but a result of money supply. तो मजेदार बात क्या है दोस्तों, मेरी दादी ने बचत तो मेरी मां को सिखा दिया, पर क्योंकि मेरी दादी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी, उनके लिए बचत ही इन्वेस्टमेंट थी, वो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती थी। मेरी मां ये समझ नहीं पाई, और मेरी मां को इन्वेस्टमेंट का ज्ञान नहीं हुआ। दैट्स द हिस्टोरिकल रीजन दैट व्हाई मोस्ट ऑफ अस आर पुअर इन इन्वेस्टिंग, राइट। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे लगा कि हमें समझनी चाहिए। अब ये जो इन्फ्लेशन है ना दोस्तों, इसमें ये हर व्यक्ति को एक जैसा प्रभाव नहीं डालता है। वो कैसे प्रभाव डालता है? मान लीजिए एक साल है, उस साल में जनवरी से दिसंबर के बीच में 10% का इन्फ्लेशन है। मोहन के पास 5,000 रुपए सेविंग अकाउंट में है, तो सेविंग अकाउंट उसको 3% की ब्याज कमा कर देगा, जबकि वो जो पैसा उसने कमाया है उसकी परचेसिंग पावर महंगाई की वजह से 10% टूट जाएगी। तो उसने पैसा 7% खो दिया, उसने पैसा बनाया नहीं। He could not add to his purchasing power. तो उसके पास जो दौलत थी, जो शक्ति थी जनवरी में, वो गिरकर 7% गिर गई दिसंबर आते आते। मीरा के पास 5,000 रुपए थे, और 5,000 रुपए उसने नकद रखे, तिजोरी में रखे, न बैंक में डाले, न कहीं निवेश किए। अब वो पैसा जो उसने अपने पास रखा जनवरी में, दिसंबर आते आते उसकी कीमत 500 रुपए कम हो गई, 10% महंगाई की वजह से। तो मीरा को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। माया ने ये 5,000 रुपए किसी को उधार पर दिए, और उधार पर दिए तो जिस ब्याज पर उधार पर दिए
उस पर निर्भर करता है कि माया ने मधु को उधार दिया, तो अगर माया ने उसको 12% को उधार दिया तो उसने 2% की कमाई की है, और माया ने अगर मधु को उधार दिया 8% पे तो उसको 2 रुपए का 2% का नुकसान हुआ। तो आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन किसी को फायदा पहुंचाता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप इन्फ्लेशन की गणना पहले कर लेते हैं तो उधार देने वाले को फायदा पहुंचाता है, और अगर आप इन्फ्लेशन की गणना नहीं कर पाते हैं और इन्फ्लेशन उससे कम रह जाता है, तो ये ज्यादा हो जाता है, तो ये उधार लेने वाले को फायदा पहुंचाता है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर दुनिया में तब तक अपनी कामयाबी को सुनिश्चित नहीं कर सकता जब तक कि वो इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की सही तो मुश्किल है, लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेट गणना ना करे और उस गणना के आधार पर इन्वेस्टमेंट ना करे। ये बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए कि ये जो पैसा जो मैंने आपको बताया था, ये पैसा बनता ही रहेगा, हिंदुस्तान में भी बनता ही रहेगा। क्यों बनता रहेगा? क्योंकि अब तो डिजिटल मनी हो गई है। डिजिटल मनी का मतलब ये है कि अब तो आप कैश भी नहीं निकालते हैं, कैश निकालते हैं तो बैंक की शक्ति कम हो जाती है। अब आप डिजिटल मनी को इस्तेमाल करते हैं, आपका सारा पैसा बैंक के पास रहता है, और बैंक आपके इसी पैसे के आधार पर किसी तीसरे व्यक्ति को उधार दे सकता है। इसको क्रेडिट कहते हैं। तो हिंदुस्तान में क्रेडिट शनै शनै बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे क्रेडिट हिंदुस्तान में बढ़ता जाएगा डिजिटल पेमेंट्स की वजह से, यकीन मानिए महंगाई भी हिंदुस्तान में बढ़ती जाएगी। हो सकता है सरकारी आंकड़ों में महंगाई न बढ़े, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में जो महंगाई होती है वो बहुत ही बुनियादी जरूरत की चीजों के लिए होती है। वो ज्यादातर लाइफस्टाइल महंगाई को कवर नहीं करती है, जिसमें मेडिकल और एजुकेशन नहीं होता है। अगर आप वो देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा महंगाई होगी। तो आने वाले समय में हिंदुस्तान के इन्वेस्टर को इस महंगाई को हराना बहुत जरूरी हो जाता है। जो क्रेडिट है ये पैसे से थोड़ा अलग है। जब आप उधार लेते हैं तो पैसे का निर्माण होता है। बहुत सिंपल है, जब आप उधार लेते हैं तो पैसे का निर्माण होता है, राइट। और आप देखिए कि मनी जो है ये किस तरह से हमें प्रभावित करती है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को, आगे जाके हम इस बात को समझेंगे। ये जो कुछ किस्सा मैंने आपको बताया इसको हम इकोनॉमिक्स में फ्रैक्शनल बैंकिंग कहते हैं दोस्तों। नाउ एक इन्वेस्टर को क्या सुनिश्चित करना है? वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करे, जहां उसकी इच्छा है वहां इन्वेस्टमेंट करे। वो फिक्स डिपॉजिट्स अच्छा लगता है, फिक्स डिपॉजिट्स में करे, पोस्टल डिपॉजिट्स में करे, म्यूचुअल फंड्स में करे, डायरेक्ट इक्विटीज में करे, जमीन जायदाद के अंदर करे, सोने में करे, चांदी में करे, जहां वो करना चाहता है करे। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट में उसको दो बातें सुनिश्चित करनी होगी। पहली चीज ये कि जहां पर भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है वहां से उसको इतना रिटर्न मिले कि इन्फ्लेशन हटाने के बाद, इन्फ्लेशन का नुकसान हटाने के बाद और उस कमाई पे दिए गए टैक्स देने के बाद उसकी परचेजिंग पावर बढ़े। मान लीजिए मेरे पास आज मैं आपसे बात कर रहा हूं और आज 26 तारीख है और 26 तारीख जून का 2021 का महीना है और मेरे पास 1000 रुपए हैं। मैं 1000 रुपए से बाजार में सामान खरीद सकता हूं। मैं 1000 रुपए से अल्फोंसो के 10 आम खरीद सकता हूं। फर्ज करें एक साल के बाद 21 जून 2022 को अगर ये 1000 रुपए को मैं बैंक में जमा करता हूं और बैंक मुझे उस पर 5% का ब्याज देता है, तो मेरे 1000 रुपए बढ़ के 1050 रुपए हो जाएंगे। इस 50 रुपए पे मुझे टैक्स देना है, इस 50 रुपए पे मुझे 15 रुपए टैक्स देना है। तो घर में मैं 35 रुपए लेके आया, लेकिन इस एक साल में अगर महंगाई 10% हो गई, 8% हो गई, तो 1080 रुपए महंगाई के कम हो गए। अब 35 में से मैं 80 निकालता हूँ तो नेगेटिव 55 हो जाते हैं। मतलब ये कि मेरा 1000 रुपया 50 रुपए कमाने के बाद भी परचेजिंग वैल्यू में केवल 945 रुपए रह गया। तो मैं गरीब हुआ, मैं अमीर नहीं हुआ, मैंने अपनी स्टैंडर्ड लिविंग को नहीं बढ़ाया, मैंने अपनी परचेजिंग पावर को नहीं बढ़ाया। अब कौन है जो आपकी मदद करता है परचेजिंग पावर बढ़ाने में? एंड दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग। Investing starts from savings only, right? First you have to save, but then you ensure that whatever amount you have saved, that money should create more wealth on that after paying inflation and adjusting for inflation. That's called investing. अगर आपने ये नहीं किया है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली बुनियादी फर्क क्या हो गया सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में? सेविंग इज दैट पोर्शन ऑफ इनकम दैट यू डोंट स्पेंड। ये फ्लो है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत जिंदगी में आसानी से इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, पर ये बहुत गहरी बातें हैं दोस्तों। सेविंग्स क्या है? सेविंग्स है आपकी
आय का वो हिस्सा जो आपने खर्च नहीं किया। आय किसे कहते हैं? आय कहते हैं फ्लो ऑफ मनी को। मनी, आय बिना मनी के होती नहीं है, राइट? आपके पास हजारों बीघा जमीन है, उसको आप इनकम नहीं कहते। उस उस जमीन को आप आम का बागीचा उगाते हैं और आम का बागीचा उगा के आम पैदा करते हैं और 10 लाख रुपए का आम बेचते हैं, तो वो 10 लाख रुपए की जो फ्लो ऑफ मनी, वो पैसा जो आपके पास में आया, उसको आप इनकम कहते हैं। तो व्हाट इज इनकम? फ्लो ऑफ मनी। And what is savings? The money out of this flow, the money not spent, वो money. So what is investing? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिंग इज कन्वर्टिंग दिस मनी इनटू एसेट्स। कन्वर्टिंग दिस मनी इनटू एसेट्स। ये मेरी दादी को करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी दादी का जो फ्लो ऑफ मनी था वो इटसेल्फ एसेट था, चांदी थी। चांदी का क्रेडिट क्रिएशन नहीं किया जा सकता है, चांदी की सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती है, चांदी को डिफेस नहीं किया जा सकता है, वो मर्जी हो जितना छापा नहीं जा सकता है, वो मर्जी हो जितना बनाया नहीं जा सकता है। तो मेरी दादी के सामने समस्या कभी नहीं थी, कभी समस्या नहीं थी, राइट? अगर मेरी दादी के जमाने में दूध महंगा होता था, अनाज महंगा होता था, चावल महंगा होता था, सब्जियां महंगी होती थी, फल महंगा होता था, तो चांदी भी महंगी होती थी। तो आपके पास जो रुपया, जो मेरी दादी रुपया बचाती थी, उसकी स्वयं की कीमत बढ़ती जाती थी। और मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी माँ कागज का रुपया बचाती थी। कागज का रुपया जितना मर्जी निर्मित किया जा सकता है। क्रेडिट क्रिएशन, फ्रैक्शनल बैंकिंग के जरिए क्रेडिट का निर्माण किया जा सकता है। क्रेडिट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मनी, राइट? तो इसलिए मेरी माँ को इन्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी था। इन्वेस्टिंग तभी होता है दोस्तों, गौर से मेरी बात सुनिएगा, इन्वेस्टिंग तभी होती है जब आप अपनी सेविंग्स को एसेट्स में परिवर्तित करते हैं। एसेट्स, राइट? एसेट्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल है। एसेट्स वो होते हैं जिनके अंदर एक खास तरह की ताकत होती है, और वो ये है कि वो आपको दो रूप से इनकम देते हैं। या तो वो आपको करंट इनकम देते हैं, और क्योंकि वो करंट इनकम देते हैं तो उनकी एक वैल्यू पैदा हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स। जैसे एफडी, बॉन्ड, मान लीजिए बॉन्ड आप कितने का खरीदेंगे? एक बॉन्ड है, ध्यान से समझिएगा, एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड 8% का ब्याज देता है, और बैंक के एफडी में 5% का ब्याज मिलता है। तो हर कोई आप में से बॉन्ड खरीदना चाहेगा, क्योंकि वो 8% का ब्याज देता है। और जब हर कोई उस बॉन्ड को खरीदना चाहेगा, तो बॉन्ड बेचने वाला देखेगा ज्यादा लोग बॉन्ड मांग रहे हैं, तो वो बॉन्ड की कीमत को बढ़ा देगा, और जैसे ही बॉन्ड की कीमत को बढ़ाएगा, उसको कैपिटल गेन मिलेगा। तो जो बॉन्ड खरीदेगा वो उसकी एक कीमत अदा करता है, वो उसकी एसेट वैल्यू हो गई, और बॉन्ड से जो 8% उसको हर साल ब्याज मिलेगा, वो उसकी इनकम हो गई। तो चार सबसे लोकप्रिय एसेट्स जो हैं वो है इक्विटीज, बॉन्ड्स, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। अभी अगर आप ध्यान से देखें, इसमें गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसमें कोई करंट इनकम नहीं होती है, वो आपको किसी भी प्रकार की कमाई नहीं देता, वो आपको केवल कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गोल्ड अभी भी करेंसी मानी जाती है। गोल्ड करेंसी है, गोल्ड पैसा ही है। जैसा आपकी मनी आपको कोई इनकम नहीं देती है, अगर आप 5,000 रुपए तिजोरी में रख देंगे तो 100 साल के बाद भी वो 5,000 रुपया ही रहेगा, वो अपने आप में बढ़ता नहीं, वो आपको इनकम नहीं देती है, राइट? उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर आपको इनकम लेनी है, एसेट्स में क्रिएट करना पड़ता है। अब जब आप इन्वेस्टर बनेंगे तो वेयर यू विल इन्वेस्ट मनी? Either you will invest in equities, or you will invest in bonds, or you will invest in gold, or you will invest in real estate. इसमें equities, bonds and real estate are three assets which gives you current income as well as the scope of capital gains and losses. अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है फ्रेंड्स? वो ये है कि ये जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड है, वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट है, आपने घर खरीदा, उसकी जो वैल्यू है, दिस डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड द डिमांड एंड सप्लाई। और क्योंकि ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है, और उसका बाजार होता है। आप इक्विटी बाजार से खरीदते हैं, आप बॉन्ड बाजार से खरीदते हैं, आप घर, मकान, प्लॉट, दुकान बाजार से खरीदते हैं। तो जिस भी चीज का बाजार होता है ना, वहां पर कीमत ऊपर नीचे होती है, और जब कीमत ऊपर नीचे होती है तो उसको हम विचलन कहते हैं, वोलेटिलिटी कहते हैं, और ये वोलेटिलिटी उसका रिस्क कहलाती है। So when you come to the world of investing, you have to embrace something called risk. इस रिस्क का आपको सामना करना होता है, और इस रिस्क का आप सामना कैसे करते हैं, यही इन्वेस्टमेंट का दूसरा मंत्र है। पहला मंत्र क्या है? पहला मंत्र यह है कि आपको महंगाई को हराना है, आपको टैक्स को हराना है। और दूसरा मंत्र क्या है? कि आपको इस रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा, रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपको नुकसान हो जाएगा, रिस्क का मतलब ये है कि ये तय तरीके से नहीं आपको रिटर्न देता है, इसमें उतार चढ़ाव होते हैं, वोलेटाइल होता है, ये विचलन होता है, राइट?
तो रिस्क आप देखेंगे इक्विटीज में सर्वाधिक रिस्क होती है, रियल एस्टेट में उससे कम रिस्क होती है, गोल्ड में उससे कम रिस्क होती है, और बॉन्ड में और भी कम रिस्क होती है। और जो जो सरकारी बैंक्स के और पोस्टल डिपॉजिट्स हैं, क्योंकि सरकार सॉवरिन होती है, तो वहां हम ऐसा मानते हैं कि वहां रिस्क नहीं होती है, पर वहां एक सबसे बड़ी रिस्क है जिसको आप इन्फ्लेशन रिस्क कहते हैं, जिसको आप परचेजिंग पावर रिस्क कहते हैं। आई डोंट नो वेदर आई विल कंप्लीट सो मेनी थिंग्स इन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं उसको अभी साइड में रखता हूं, उसके बारे में बात नहीं करता हूं। अब मजेदार बात देखिए, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यू हैव टू मैनेज 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये चारों चीजें आपको मैनेज करनी होगी। क्या मैनेज करना होगा? एवरी एसेट हैज अ रिस्क, वो आपको मैनेज करना होगा। एवरी एसेट हैज अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ रिटर्न्स, वो आपको मैनेज करना होगा। और रिटर्न के लिए ही तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आपको परचेजिंग पावर को बचाना है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़े, आप इन्वेस्टिंग से पैसा निकाल सकें, तो लिक्विडिटी की भी आपको बहुत जरूरी है। और जब आपको लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है? आपके पास कितना ही पैसा हो, करोड़ों अरबों रुपया आपके पास में हो, लेकिन अगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो आपका नहीं है, ये उसी का है जो इस्तेमाल कर सकता है। तो लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन बिकम्स टैक्सेशन, कि आपको कम से कम टैक्स देना पड़े, जितना कम आप टैक्स देंगे उतना ज्यादा आपके पास में पैसा होगा। अब इसमें दिक्कत क्या है फिर? SLRT हम इसको बोलते हैं, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न एंड टैक्स। यकीन मानिए दोस्तों, इसमें रिटर्न देखिए तीसरे नंबर पे आ रहा है। रिटर्न से पहले आपको लिक्विडिटी का ध्यान रखना है, और लिक्विडिटी से पहले आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। जहां सेफ्टी नहीं वहां इन्वेस्टमेंट नहीं। और फिर आपको सेफ्टी की व्याख्या करनी होगी। इसका मतलब क्या होता है कि हमें अपने पैसों से ज्यादा प्यारा अपना बच्चा होता है। दुनिया में कोई होगा जो ये बोलेगा कि मुझे बच्चों से ज्यादा प्यारा पैसा है? हम बच्चों के लिए अपनी जान दे सकते हैं, और वो बच्चा जब 3 साल का होता है, हमारे निगरानी में रहता है, हमारे ध्यान में रहता है, हमारी चौकीदारी में रहता है। उस बच्चे को हम 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, एक गाड़ी में बैठ के जाता है, वो स्कूल में 6 घंटे रहता है। उसके साथ क्या होगा? कोई बच्चा उसको धक्का तो नहीं दे देगा? स्कूल का गेट खुला है, कहीं वो बाहर तो नहीं आ जाएगा? क्या वो वक्त पे खाना खाएगा? उसको टॉयलेट मैनर्स अभी पूरे नहीं आए हैं, टॉयलेट में कौन लेके जाएगा? कितना रिस्क है स्कूल में। लेकिन इतना रिस्क के बाद भी आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि आपके पास एक चुनौती होती है। एक होती है रिस्क ऑफ लाइफ, एक होती है रिस्क ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। सेम इज विद इन्वेस्टिंग, रिस्क ऑफ प्रिंसिपल एंड द रिस्क ऑफ परचेजिंग पावर। तो ये जो सेफ्टी है ना दोस्तों, इसको बहुत ज्यादा हमें व्याख्या करनी पड़ेगी कि सेफ्टी किसे कहते हैं, और तब जाके पोर्टफोलियो का निर्माण होता है। अब आइए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। मेरा शरीर अच्छा रहना चाहिए, मुझे मजबूत रहना चाहिए, मुझे हेल्दी रहना चाहिए, मुझे स्वस्थ रहना चाहिए। और ये कौन तय करेगा? दुनिया में कोई तय नहीं कर सकता, सिर्फ मुझे ही तय करना है। ईश्वर ने मुझे शरीर दे दिया, अब इस शरीर का ध्यान रखना, इस शरीर को स्वस्थ रखना मेरा काम है, और दुनिया में मेरे अलावा कोई मेरे को इसमें मदद नहीं कर सकता। मुझे सलाह दे सकता है, पर करना तो मुझे ही पड़ेगा। और आप ध्यान से देखिए, अगर मैं अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता हूं, तो मेरे को फाइबर भी खाना पड़ेगा, मुझे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स खाने पड़ेंगे, मुझे प्रोटीन खाने पड़ेगा, मुझे आई नीड टू टेक कार्बोहाइड्रेट्स, आई नीड टू टेक फैट्स, आई नीड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, रफेज, ऑल दोस थिंग्स आई नीड टू मेंटेन माय गुड हेल्थ। लेकिन ध्यान से मजेदार बात देखिए दोस्तों, इज देयर एनी वन सिंगल फूड इन द वर्ल्ड हु प्रोवाइड्स यू एवरीथिंग? नो। तो आपने क्या किया? यू हैव ए थाली सिस्टम। उस थाली में चावल होता है जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स देता है, उस थाली में सब्जियां होती हैं जो आपको मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, उसके अंदर सैलेड होता है जो आपको फाइबर और रफेज देता है, उसमें घी होता है जो आपको फैट देता है। तो आप देखिए, तमाम चीजें, इतनी सारी चीजें खानी पड़ती है टू मेंटेन गुड हेल्थ। सिमिलरली देयर इज नॉट अ सिंगल एसेट, देयर इज नो सिंगल एसेट इन द वर्ल्ड which can fulfill your all 4 requirements. Either they will be poor at return. If they have lower risk, they may have a lower return. If they have a higher return and lower risk, they may have a poor liquidity. If they have all 3, they may be highly taxable. तो ऐसा कोई भी एसेट नहीं है जो इन चारों जरूरतों को पूरी कर सके। उन चारों जरूरतों को पूरी करने के लिए आपको एसेट्स को एलोकेट करना पड़ेगा। आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी? आपको वेल्थ का कंजप्शन भी करना है, आपको वेल्थ को प्रोटेक्ट भी करना है, और आपको वेल्थ क्रिएट भी करना है। नो सिंगल एसेट कैन डू ऑल दिस थिंग्स। नो सिंगल एसेट कैन डू ऑल दिस थिंग्स। तो आपको हर एसेट लेना ही पड़ेगा इन्वेस्टिंग के लिए। हिंदुस्तान में कितने लोगों के पास हर एसेट है? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। I've been told that most of you are financial advisors here. Balaji, a simple question I want, if you can get a reply from our audience on the chat, I'll welcome it. I believe that each one of us is a financial advisor here. Hello?
हेलो बालाजी. Yeah, Krishan. Tell me. Yeah. The audience here is all financial advisors or the investors as well? Most of them are investors only. Our distributors are also there. 90% are investors. Okay. I'll tell you something very interesting. And this, I have asked this question sometime back to financial advisors where I have been. Uh, I asked financial advisors, those who advise financial investments in India, right? As per the RBI report, 84% of our wealth is in real estate, right? It's an old report of 12. By 17, it came down to 80%, and now it has further come down. Financial investment started rising in India. अब ऐसा क्यों हुआ? ये थोड़ा हमें समझना है. मेरे पिताजी ने पूरी उम्र एफडी में ही पैसा रखा. बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ. I'll just stop share and share again this file. There is some lines I can see here. Yeah. So something very interesting. I'll from experience of my parents, and this is what we need to understand, friends. और मुझे कहीं पर भी अगर ये बात दोबारा करनी है तो आप मुझे जरूर रोकिएगा, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये this is the most important thing as far as your building portfolio and investing is concerned. You have to balance between the risk and reward. लाइफ बैलेंस है आपका लाइफ बैलेंस से ज्यादा फैट्स नहीं होना चाहिए, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए, ज्यादा प्रोटीन नहीं होना चाहिए. उसी तरह से आपकी जो लाइफ है वो भी बैलेंस्ड होनी चाहिए. एंड बैलेंस बिटवीन व्हाट, रिस्क एंड रिटर्न. पर्टिकुलर देयर आर टू साइड्स ऑफ द इन्वेस्टिंग, राइट? द टू साइड्स ऑफ द कॉइन जो हम बोलते हैं ना. तो इसमें आपको कैसे ध्यान रखना है? कीपिंग इनटू व्यू सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न एंड टैक्सेशन. आपको क्या ध्यान में रखना है? व्हाट इज योर रिस्क टॉलरेंस, व्हाट आर योर गोल्स and what are your investment horizon. बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ. मेरे पिताजी से मैंने क्या सीखा और जो गलत सीखा और जिसको मुझे ठीक करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी. मेरे पिताजी तनख्वाह बचत करते थे, सैलरी मिलती थी, बचत करते थे, और हर महीने जो पैसा उन्होंने बचाया उसको बैंक एफडी में डाल दिया. जो पैसा 6 महीने के बाद चाहिए वो भी एफडी में, जो पैसा 3 साल के बाद चाहिए वो भी एफडी में, जो पैसा 5 साल के बाद चाहिए वो भी एफडी में, जो पैसा उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया जिंदगी में, अब वो दुनिया में नहीं है, वो पैसा भी एफडी में. तो उनके पास कोई होराइजन नहीं था. और सबसे दुख की मैं बात बताऊं आपको, वो रिटायर हुए 1995 में और वो 2011 में दुनिया से चले गए. 1995 में जब वो रिटायर हुए हम लोग सेटल हो चुके थे, तो उनको जो भी पीएफ का पैसा मिला उनको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी. उन्होंने वो पैसा एफडी में रखा, और जब वो 2011 में गए वो सारा का सारा पैसा हमें मिल गया. उन्होंने उस पैसे को इस्तेमाल नहीं किया और वो एफडी में. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. एंड यूज ऑफ मनी यू शुड नो, एंड दैट गिव्स यू होराइजन. अगर ये मामूली सी बात आपने ध्यान में रख ली, यू कैन डू वंडरफुल थिंग्स विद योर इन्वेस्टिंग प्रोसेस. क्या करना है? सबसे जरूरी चीज, सिट विथ योर फैमिली, टेक अ पीस ऑफ पेपर and write on that piece of paper what is the reason that you have saved the money. Don't save money for the reasons you have learned from your parents. They are of no use. आपके पिताजी ने कहा होगा कभी बीमार पड़े तो पैसा होना चाहिए, कभी कुछ आंधी तूफान आ गया, बरसात आ गई, घर को नुकसान हो गया तो पैसा होना चाहिए, कभी चोरी हो गया तो पैसा होना चाहिए, घर के जेवर चोरी हो गए तो पैसा होना चाहिए, आग लग गई तो पैसा होना चाहिए. ये सारे डर की वजह से जो हम पैसा जमा करते हैं, जो हमने पेरेंट्स से सीखा, उसकी जरूरत नहीं है. उसके लिए इंश्योरेंस करना है आपको, उसके लिए सेविंग्स नहीं करनी है. सेविंग्स किसके लिए करनी है? सेविंग्स करनी है टू इंक्रीज योर परचेजिंग पावर. सेविंग्स करनी है टू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सेविंग्स करनी है टू गेट योर हैप्पीनेस इन योर लाइफ. इन्वेस्टमेंट इज फॉर हैप्पीनेस, राइट? To make yourself happy day after day, year after month, year after year. And how you do that? You do that very simple process. Sit with your entire family, take a piece of paper, write down how much money you have saved and why you have saved. When you ask yourself why you have saved your money, it will give you the end use of money. The moment you know the end use of money, you know what आपने आज पैसा बचाया है, उसका एंड यूज कब है, तो आपको डिस्टेंस मिलेगा. डिस्टेंस क्या मिलेगा? मुझे डिस्टेंस मिलेगा कि ये मुझे पैसा इस्तेमाल कब करना है. ये जो डिस्टेंस है, जिस दिन आपने पैसा बचाया और जिस दिन पैसा आपको इस्तेमाल करना है, ये बीच की जो दूरी है ये तय करती है कि ये पैसा आपको क्या देगा. ये दूरी तय करती है कि ये पैसा आपको क्या देगा. सेफ्टी देगा, लिक्विडिटी देगा, रिटर्न देगा,
क्या देगा, एसएलआर में से क्या चीज देगा, राइट। और यहां पर आपको ये समझ में आता है कि आपको इक्विटीज लेनी चाहिए, बॉन्ड लेना चाहिए, गोल्ड लेना चाहिए, तो इन्वेस्टिंग विदाउट आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो you have seen the reasons, from reasons you have seen concerns, and concerns will take you the assets। और जब आप assets में आ जाते हैं, इस entire process को दोस्तों हम बोलते हैं asset allocation। And let me submit to you, आप चाहें तो इंटरनेट में इसको ढूंढ सकते हैं। दुनिया में जितने भी शोध हुए हैं आज तक, जितने भी शोध हुए हैं, एक कामयाब इन्वेस्टर कितना कामयाब है, उसने कितना वेल्थ क्रिएट किया है, उसने अपने स्टैंडर्ड लिविंग को कितना बढ़ाया है, उसने कितना वेल्थ क्रिएट किया है, ये निर्भर इस बात पे नहीं करता है कि उसने कैसे इन्वेस्टमेंट किया है, ये निर्भर इस बात पे करता है कि उसने एसेट एलोकेशन कैसे किया है, राइट। 91% of your investments success depends on the right asset allocation, and right asset allocation depends on reasons you should know why you have saved money and when you are going to use that, and this is something called asset allocation। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। एसेट एलोकेशन अकेले पे हम 1 घंटा बात कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन ये आपको बताएगा कितना पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, कितना पैसा डेट में जाना चाहिए, कितना पैसा गोल्ड में जाना चाहिए, लार्ज कैप में जाना चाहिए, मिड कैप में जाना चाहिए, स्मॉल कैप में जाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रीबैलेंसिंग क्या होनी चाहिए, और ये आपको टैक्सेशन में भी बेनिफिट करता है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें आप कैसे ध्यान में रखेंगे, हॉराइजन, टाइम फ्रेम आपको मालूम हो जाएगा, आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, और आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, नेटवर्थ क्या है। हर व्यक्ति जैसे हर साल 50 साल की उम्र के बाद अपना हेल्थ चेकअप कराता है, 40 साल की उम्र के बाद हेल्थ चेकअप कराता है, उसी तरह से 40 साल की उम्र के बाद हर साल आपका अपना वेल्थ चेकअप करना चाहिए। एंड बाय डूइंग वेल्थ चेकअप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप कहाँ हैं और आपको कहाँ पहुंचना है। नाउ इन इन्वेस्टिंग, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ investing? The ultimate goal of investing is to reach all your goals and create wealth for self and the family. Let me tell you, sons, and the slide in front of you is right for all countries, all times, right? कोई भी देश, कोई भी कालखंड में ये जो मैं आपसे कहने वाला हूं, ये eternal truth है, it never changes. And what is this? That equities gives you highest return. Look at the equities returns from 1979 till 31st March 2020. Deliberately, I have taken the date 2020 March, not 2021, because from 2020 to 2021, equity market has 100% rise, 100% rise. तो मैंने 100% rise को हटा दिया। On 31st March 2020, market had a fall of 35%, 30 or 35%. उस फॉल के बाद भी पिछले 40 साल का सबसे ज्यादा रिटर्न अगर किसी ने दिया है तो 15.9% हाईएस्ट इक्विटीज ने दिया, which is almost 6% higher than the returns generated by gold. 6% higher than returns generated by gold. ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। I will come to a very interesting concept of investing, compounding. और कंपाउंडिंग में 6% का फर्क, 5-6% का फर्क आपकी टोटल दौलत में, आपकी टोटल वेल्थ में कितना फर्क डालता है, हम आगे जाके बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्फ्लेशन जो आपका रहा वो 7% के आसपास रहा, राइट। तो अगर आपको पैसा बनाना है, you have to come to equities. Now look at this chart, and this is called the power of compounding. Assume that you started investing in 1980 और 1980 के अंदर आपने हर महीने 10,000 रुपए जमा करने शुरू किए। अमाउंट थोड़ा बड़ा है, छोटा कर दूंगा, आगे जाके छोटा कर दूंगा, ठीक है। आपने एक साल में 1.2 लाख रुपए जमा किए, राइट। अब आप देखिए, अगर आपने 6% पे जमा किया तो आपके पास 2 करोड़ रुपए हो गए। अगर आपने 8% पे आपका रिटर्न आया तो आपके पास 3 करोड़ 65 लाख रुपए हो गए। अगर आपने 12% पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका पैसा 11 करोड़ रुपया हो गया। लेकिन अगर आपने यही पैसा सेंसेक्स में, इक्विटी मार्केट्स में, इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता, it is 23 crores. Look at the kind of wealth you may have created by investing in equities. यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक अच्छा इन्वेस्टर अगर आपको बनना है और आपका गोल है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, there is no second thought. Nothing can beat equities. Nothing can beat equities. And this is true not only for India, most of the countries, all of the countries in this world. The kind of wealth which has been created.
अब आप कहेंगे कि 10,000 रुपया बहुत ज्यादा होता है, मैं तो केवल 1,000 रुपया बचा सकता हूँ। मान लीजिए अगर आपने 1,000 रुपया महीना बचाना शुरू किया 1980 से, साल का केवल 12,000 रुपया बचाया, एंड यू प्रॉमिस्ड योरसेल्फ दैट यू विल इंक्रीज योर सेविंग्स बाय 10% एवरी ईयर। तो अगर आपने एक साल 1,000 रुपया जमा किया है, तो अगले साल आप 1,100 रुपये जमा करेंगे। अगर आपने इस तरह से किया है, योर 1,000 रुपीज SIP हैज ग्रोन टू 5 करोड़ इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन इंडेक्स फंड। और अगर आपने एफडी में किया होता 6% की, तो would have been 12 lakhs only। और अगर आपने 8% पे किया होता, तो ये आपकी हो जाती 1.76। ये कितना कितना फर्क है। look at the gap between this। 1%, 2%, 3% आपको कितना गैप कर देता है। इसलिए आपको रिटर्न 1% भी कहीं ज्यादा मिले, आधा % भी कहीं ज्यादा मिले, तो आपको अपने एसेट एलोकेशन इस तरह से करना चाहिए कि आप अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। नाउ आई कम टू द mantra, the most important mantra of wealth creation. Look at this mantra of investing. This is the mantra which Warren Buffett has followed, right? और Warren Buffett इस मंत्र की वजह से दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हो गए थे। What is the mantra? The future value, how much wealth you will have in your life depends on how much you are saving, how much you are generating, and how long you have been investing. More you save, the greater wealth you will make. Higher you earn, the more wealth you will make. The longer you keep invested, huge wealth you will create. Right? लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता, उसमें सबसे पावरफुल कौन? इसमें सबसे पावरफुल है आप कितना पैसा बचाते हैं। जितना पैसा आप बचाएंगे, उतना पैसा आपके पास ज्यादा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जितना लंबा आप टाइम देंगे, उतना ज्यादा आपके पास पैसा बढ़ेगा। रिटर्न का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं आएगा, है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कैसे नहीं है? ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए जमा किए इनिशियल, और वो 5% का रिटर्न पे जमा किए और 5 साल के लिए जमा किए। After 5 years, your 1,000 rupees will become 1,276. Now assume that you have doubled your amount. Instead of 1,000 rupees, you have started investing 2,000 rupees. आपने डबल नहीं किया, आपने अपने अमाउंट को 30% बढ़ा दिया, केवल 30%। Instead of 1,000 rupees, you started investing 1,300 rupees. At 5% interest, after 5 years, it will become 1,659. Right? अगर मैं रिटर्न को दुगना भी कर देता हूं, from 5% to 10%, and my investment remains 10,000, my time remains 5 years, it will become 1611, which is less than 30% rise in amount. और टाइम को देखिए, अगर मैं टाइम को डबल कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज रखता हूँ और रिटर्न जो है वो 5% रखता हूँ, it will become 1629. It means that time is more powerful than return and amount is more powerful than time. तो जितना ज्यादा पैसा बचाएंगे, उतना ज्यादा पैसा बनेगा। जितने लंबे समय तक पैसा रखेंगे, उतना ज्यादा पैसा बनेगा। और मेरे पिताजी को सबसे ज्यादा पैसा जो जिंदगी में मिला था, वो पोस्ट रिटायरमेंट मिला था, क्योंकि उनको रिटायरमेंट प्रोविडेंट फंड में कंपाउंडिंग सबसे इंटरेस्टिंग है। लेकिन इक्विटी में एक दिक्कत है दोस्तों, और वो दिक्कत क्या है आप देख सकते हैं, आपके सामने है। दिस कर्व ऑफ 6%, 8%, 12% इज a straight upward sloping curve. Sensex is also an upward sloping curve, but it has its own ups and downs. ये जो ups and downs हैं, we call it volatility. ये volatility हमें डराती है। क्या हमें इसे डरना चाहिए? मैं आपसे आगे जाके बात करूंगा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है, if I look at the history of Sensex equity markets, there is a year when equities have given you 267% return, and there are years when it has taken away 50% of your assets, right? एक साल में 200% का रिटर्न भी दिया है, तो एक साल ऐसा भी आया है जो 50% का फॉल भी हुआ। ये जो चीजें हैं, इससे लोग घबरा जाते हैं, पर इसके बाद भी आफ्टर सो मच ऑफ वॉलेटिलिटी आल्सो काइंड ऑफ वेल्थ, लुक एट द ब्लू कर्व, द काइंड ऑफ वेल्थ इक्विटीज हैव क्रिएटेड। तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन करते वक्त। जब आप अपने फैमिली के साथ बैठे हैं, कागज लेके बैठे हैं कि आपने पैसा क्यों बचाया है, जब आप उसमें से ऐसा बचाएंगे कि मैंने 100 रुपया बचाया है, 3 साल के बाद मुझे कार खरीदनी है, तो उसके लिए 10 रुपया बचाया है, 5 साल के बाद बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजना है, उसके लिए 50 रुपया बचाया है, 50% पैसा बचाया है, और ये 30% पैसा मैंने बचाया रिटायरमेंट के लिए, और ये 20 रुपये मुझे नहीं मालूम है कि मैंने क्यों बचाए हैं। वो रिटायरमेंट का पैसा जो 30 साल के बाद में है, वो 20 रुपये आपको मालूम नहीं है आपने क्यों बचाया है, यही 50 रुपया है जो दौलत बनाता है। जो पैसा खर्च नहीं होता वो दौलत बनाता है। आई रिपीट,
जो पैसा लंबे समय तक खर्च नहीं होता वो दौलत पर आता है। तो ये पैसा 15 साल वाला पैसा, 20 साल वाला पैसा, कभी नहीं खर्च होने वाला पैसा आप बिना निसंकोच इक्विटी मार्केट्स में डाल सकते हैं और इक्विटी मार्केट्स में आपके लिए लंबा पैसा बना सकता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। Although it appears that this is the yearly volatility of Sensex, आप देखिए कितना उतार चढ़ाव है सेंसेक्स के रिटर्न्स में, लेकिन अगर आपने 10 साल तक अपना पैसा सेंसेक्स में रोलिंग, जिसको हम रोलिंग रिटर्न बोलते हैं, मान लीजिए आपने 1979 से 1989 तक पैसा रखा होता, 1980 से 1990 तक पैसा रखा होता, 1991 से लेके 2001 तक पैसा रखा होता, ऐसे 10 साल, अगर आपने 10 साल पैसा रखा होता, so your average return is 12%. Red curve, your average return is 12% of all the 10 years investment. और ज्यादातर 10 year investments का जो रिटर्न है वो 12% के ऊपर है। There are only one occasion when your return is less than 5%. Only one occasion in 40 years. अगर आपने 10 साल तक पैसा रखा है, केवल एक ही बार ऐसा हुआ है, and that is in 2002, that your trailing 10 year returns is less than 5%. Else it is always more than 5%, and mostly it is about 10%. And this is what we need to understand, that only and only your long-term money should come to equities, and this long-term money generates the bulk of the wealth in your life. Now, how asset allocation helps you out? एक बहुत simple example है, देखिए मैं आपको देता हूँ. Why asset allocation? Assume that you have 1 lakh of rupees and you invest in an FD of 8%. There is no FD of 8%, assume, right? In a deposit of 8%. Your 1 lakh of rupees after 25 years, one single investment will become 6,84,000, right? 6,84,000. It will grow 6 times, right? Now assume that instead of doing this, you have taken 5 different assets, and it doesn't happen. It doesn't happen. Even then, I assume it happens that out of five pieces of 20,000 each, in one piece of 20,000, the return is minus 20%. Although it doesn't happen, but I assume it happens. Your 20,000 rupees in 25 years will become 76 rupees. You're lost at that 20,000 in 25 years. The another 20,000 rupees which you are put in certain place has generated no returns, 0 returns in next 25 years. Your 20,000 remains 20,000. Your third piece of 20,000 gives only 5%. Only 5%. It gives you 67,000 after 25 years. Now look at this. Look at this, friends. Look at this, friends. All minus 20%, 0%, 5%, all are less than 8%. And the balance 2 pieces of 20,000 and 20,000, they gives you 10 and 15% return. Look at your total return is 9.62. And this is called diversification and asset allocation. With asset allocation, you diversify. And when you diversify, जो compounding है ना, compounding and higher returns, I told you ना, they does magic when they come three together, right? जितना लंबा समय आप देंगे उतना ज्यादा आपके लिए पैसा बनता है, right? Before I conclude, friends, all these investments which gives you higher probability, better chance to create wealth are volatile, because there are many people who want to acquire these assets, and when many people are there to acquire these assets, there is a market for these assets, and market always subject to interpretation. Market में एक बेचने वाला होता है और एक खरीदने वाला होता है. बेचने वाले को लगता है कि इसकी कीमत नीचे जाएगी, खरीदने वाले को लगता है इसकी बाजार की कीमत ऊपर जाएगी. तो हमेशा जो मार्केट है वो इंटरप्रिटेशंस पे डिपेंड करता है, और ये इंटरप्रिटेशन है, ये जो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन है, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी को क्रिएट करते हैं. ये जो वोलेटिलिटी है आपके पास, आपके अंदर डर पैदा करती है, और यही वोलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी पैदा करती है. बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा और आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी. एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. एज्यूम फ्रेंड्स कि आपने सेंसेक्स में 10,000 रुपया डाला और आपका वो 10,000 रुपया महीना डाला और आपका 40 साल में वो 23 करोड़ रुपया हो गया. इसमें देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर जा रहा है पर ऊपर नीचे होके जा रहा है. ध्यान से इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर इतनी वोलेटिलिटी है लेकिन सेंसेक्स ऊपर जा रहा है. अगर ये वोलेटिलिटी नहीं होगी और ये 15% का रिटर्न एक जैसा आएगा, अगर एक जैसा ये 15% रिटर्न आएगा तो सारे हिंदुस्तानी आके यहाँ निवेश कर देंगे, और जब सारे हिंदुस्तानी आके यहाँ निवेश करेंगे तो ये रिटर्न 15% नहीं रहेगा, ये वापस एफडी जैसा रिटर्न हो जाएगा. तो वोलेटिलिटी जो है ये लोगों को डराती है, और क्योंकि ये डराती है
इसीलिए अपॉर्चुनिटी पैदा करती है। और जो लोग इस वोलेटिलिटी को विश्वास के साथ एक्सेप्ट करते हैं, अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं। प्लीज रिमेंबर, वेल्थ क्रिएशन के लिए कोई भी, जिस तरह से एक भोजन आपको हर चीज नहीं दे सकता है, उसी तरह से एक एसेट आपकी हर जरूरत को पूरी नहीं कर सकता है। ये वोलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा ताकत देती है। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताऊंगा। टेक 5 more minutes and I'll end my talk. I know I have reached my 50 minutes time. अज्यूम करें कि आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2020 से लेकर 2029 तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर साल 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर महीने हर साल आपको 6% का रिटर्न मिलता है, और 6% के रिटर्न के हिसाब से आपकी जो 10 रुपए की एनएवी है 2020 में, ये 6% से बढ़ती है हर साल, और 2029 में बढ़ के 1689 हो जाती है, 1689. So look at the growth in NAV, 10 rupees to 16.89, and the growth is 6%. So your money has grown. Your SIP of 1000 rupees has resulted into a maturity value of 13,181. ये हो गया आपका secular investment. Now come to the variable, volatile investments. Volatile investments में मैंने क्या किया है? Your NAV again is 10 rupees and has grown to 16.88. जैसे यहाँ पर 16.89 है, it has grown to 16.88. बट लेकिन ये जो ग्रोथ है सेक्युलर नहीं है, ये कभी कभी नुकसान भी है, -12%, तो कभी +25%, तो कभी -16%, तो कभी +27%। ये वोलेटाइल है। जब ये वोलेटाइल होती है और आप इसमें 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको फायदा क्या होता है? जब भी फॉल होता है तब आपको यूनिट ज्यादा मिल जाती है। देखिए, आप जब भी फॉल हुआ है आपको यूनिट ज्यादा मिल जाती है, और जब आप यूनिट ज्यादा मिल जाती हैं तो आप ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करते हैं एट लोअर रेट्स, और जब आप लोअर रेट्स पे ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करते हैं तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू उसी एनएवी पे ज्यादा हो जाती है, 14,554. एंड दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. हियर योर रिटर्न इज 6%, whereas your return is more than 6%. Here your maturity value is 13,000. Here your maturity value is 14,500. Volatility आपकी दोस्त है दोस्तों. एक अच्छा इन्वेस्टर कभी भी बाजार गिरने पर निराश नहीं होता है. Becomes happy, right? He becomes confident. एक अच्छा इन्वेस्टर जानता है कि जो वोलेटिलिटी है, ये जो विचलन है, ये उसकी दोस्त है. आखिरी बात, अपनी बात खत्म करूंगा. ब्यूटीफुल चार्ट, लुक एट दिस फ्रेंड्स, और ये आपको बहुत हिम्मत देगा, बहुत ताकत देगा, और आपको ये भी देगा कि क्यों आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए. एज्यूम कीजिए कि आप वेल्थ बनाना चाहते हैं और आपने एक्सेप्ट किया है 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो 2001 से लेके 2020 मार्च 2020 तक हर साल इक्विटी ने क्या रिटर्न दिया है वो मैंने आपके सामने रखा है. लुक एट इक्विटी का रिटर्न 2001 में -18%, 2003 में 73%, 2007 में 47%, 2008 में -33%, 2011 में -25%, और 2020 मार्च में -30%. तो इस तरह का रिटर्न आपको इक्विटीज ने दिया है. अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ रुपया आपने 2001 में डाला है, तो वो बढ़ के 6 करोड़ रुपया हो गया, 7 करोड़ रुपया हो गया, एंड योर रिटर्न इज 10.55%. दिस इज प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट. लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? आपने 1 करोड़ रुपया डाला और 18% का नुकसान हो गया, आपका वैल्यू हो गया 81 लाख. अभी रात को आपको नींद नहीं आएगी और आपको चिंता हो जाएगी और आप पैसा निकालने के लिए भागेंगे. दिस इज 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट. नाउ कम टू द इन्वेस्टमेंट wherein you put in bonds and equities together और रीबैलेंसिंग करते रहते हैं. तो आपने क्या किया? आपने 1 करोड़ रुपए में से 40 लाख रुपया बॉन्ड में डाला, आपने 1 करोड़ रुपए में से 60 लाख रुपया आपने इक्विटी में डाला, और इसी तरह से आपका इक्विटी बाजार ऊपर नीचे हुआ. बॉन्ड का रिटर्न भी मैंने आपके सामने लिख दिया है. बॉन्ड ने आपको क्या रिटर्न दिया है, इक्विटी ने आपको क्या रिटर्न दिया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं. एट द एंड ऑफ 20 years योर टोटल इन्वेस्टमेंट has grown to 1 crore, has grown to 8 crores, and your return is 11.42%. प्योर इक्विटी में रिटर्न ज्यादा आता है, लेकिन प्योर इक्विटी में जो आपका रिटर्न है वो कितना हुआ? 7 crores. 1 crore has reached 7 crores, whereas if you have taken a support from bonds, your 1 crore has reached 8 crores. अब ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन है कि रीबैलेंसिंग. जैसे ही 18% नीचे आ जाएगा, your equity will fall from 60 lakhs to 49 lakhs, but your bond will keep rising ना. bond 40 lakhs से 42 lakhs हो जाएगा. तो इन दोनों के जो बैलेंस है वो बिगड़ गया. Again you will make 60-40. तो what you will do, you will shift some money from bonds to equities, and you will buy equities when they are cheaper. और ये आपको फायदा पहुंचा.
तो ये जो रीबैलेंसिंग है बिटवीन मल्टी एसेट्स, ये जो रीबैलेंसिंग है बिटवीन बॉन्ड एंड इक्विटी, इसमें आप गोल्ड भी डाल सकते हैं। इसमें अगर आप गोल्ड डाल देंगे 10%, ये और भी बेटर हो जाएगा। 30% bond, 10% gold, 60% equities, and you can create even more wealth. This is called asset allocation. Please practice asset allocation. Please practice multi-asset investments. Please practice rebalancing it on a periodical basis. If you will do it, you will not only generate, you can generate higher income compared to equities, but you will generate this higher income at lower volatility. कम volatility के साथ आप उसको पैसे को बना पाएंगे। ये जो इंटरेस्टिंग चीज है, ये मैं आपको बताना चाहता था कि हाउ एसेट एलोकेशन हेल्प्स यू आउट। और एक और मजेदार चीज मैं आपको, एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर आपने 100% इक्विटी में पैसा डाला है, तो आप देखिए आपका 1 करोड़ रुपया गिर के 81 लाख हो गया इन 2002 when there was a fall of 18% in 2001, ठीक है ना। तो आपका 1 करोड़ रुपया गिर के 81 लाख हो गया। लेकिन अगर आपने 60-40 एलोकेशन किया है, तो 18% गिरने के बाद भी यू हैव 92 लाख। तो आपने 11 लाख रुपए बचा लिए, राइट। ये जो आपकी वोलेटिलिटी कम हुई है, ये आपको हिम्मत देती है। और क्योंकि आपके पास बॉन्ड में पैसा है, इक्विटी बाजार गिर गया है, तो बॉन्ड से पैसा निकाल के आप इक्विटी को खरीदते हैं, उसको रीबैलेंस करते हैं, सस्ते में ज्यादा इक्विटी खरीदते हैं, तो 20 साल के पीरियड में जो आपका रिटर्न है वो भी ज्यादा बनता है। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, बच्चों की स्कीम और रिटायरमेंट स्कीम हमेशा मल्टी एसेट्स को, इन एसेट्स को आपस में बैलेंसिंग करते हुए बनाई जाती है। दोस्तों, बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, रिटर्न्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। मैंने आपसे कहा था दौलत बनाने का मंत्र क्या है। दौलत बनाने का मंत्र बहुत सिंपल सा मंत्र है, और वो मंत्र दोस्तों आपके सामने है, मैं रख देता हूं वापस। लुक एट दिस, योर फ्यूचर वेल्थ डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू सेव, हाउ मच रिटर्न्स यू अर्न, हाउ लॉन्गर यू इन्वेस्ट। आपके कंट्रोल में रिटर्न नहीं है, यू कैन नॉट इम्पैक्ट रिटर्न्स, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप बचा ज्यादा सकते हैं, आप लंबे समय तक रख सकते हैं। And when return is not in your control, to get maximum possible returns, what you need to do to follow a process. And what is the process? Very simple. Understand the role of time. Longer you stay, the volatility reduces and your probability of making money increases. मैंने आपको रोलिंग रिटर्न्स के जरिए आपको बताया था। दूसरा, मेक ऑड्स इन योर फेवर। ऑड्स इन योर फेवर मतलब ये है कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ऑड आपके अगेंस्ट चला जाता है, मार्केट बहुत गिर गया है हिस्टोरिकली तो वो आपके फेवर में हो जाता है। जब भी ऑड्स आपके फेवर में होते हैं तो आप उस एसेट की तरफ ओवरवेट होइए। आप जब भी रीबैलेंसिंग करेंगे वो अपने आप ये काम हो जाएगा। और तीसरी चीज, फोकस ऑन द प्रोसेस रादर देन द आउटकम। आउटकम को ध्यान में मत रखिए, प्रोसेस को ध्यान में रखिए। आपने पूरी उम्र के लिए एसेट एलोकेशन किया है, लॉन्ग टर्म के लिए एसेट एलोकेशन किया है, किसी न किसी साल, हर साल कोई न कोई एसेट नुकसान में जाएगा, घबराने की बात नहीं है। जो एसेट जिस साल नुकसान में जाता है उसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ाइए, और जो एसेट जिस साल फायदे में चला जाता है उससे कंट्रीब्यूशन निकालिए। दिस रीबैलेंसिंग विल गिव यू रिस्क ऑप्टिमम रिटर्न्स फॉर ए गिवन रिस्क। फॉर ए गिवन रिस्क दे विल गिव यू बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स। यकीन मानिए, आप अच्छे इन्वेस्टर तभी बनेंगे जब एसेट एलोकेशन करेंगे। एसेट एलोकेशन तभी कर पाएंगे जब आपको ये मालूम है कि पैसे का क्या करना है, और जब आपको ये मालूम है पैसे का क्या करना है तो आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना हो। विद दिस वर्ड्स I would like to take leave. आपने मुझे समय दिया, Balaju gave me this opportunity to discuss with and make new friends in life. Thank you very much for that. If you have any questions, I submit myself. हेलो कृष्णन जी, मैं एसेट प्लस टीम से हूँ और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस बार। मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी आपसे। तो पहला सवाल है, हम कैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं? First of all, it's not that I represent mutual fund, I'm saying this, but mutual fund in a modern economy, the kind of economy India is turning into now, अभी इंडिया जो इकोनॉमी है ये बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसे यूरोपियन इकोनॉमी है, अमेरिकन इकोनॉमीज है, जहां पर कि इंटरेस्ट रेट्स मैनेजमेंट बाय आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का गवर्नमेंट और आरबीआई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर के इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन को आप टारगेट करते हैं, इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल करते हैं। आरबीआई ने एक नई पॉलिसी बनाई है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो जिस भी कंट्री में इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाती है और गवर्नमेंट जब बहुत मैक्रो पॉलिसीज का इस्तेमाल करती है, उस इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स में बार बार एडजस्टमेंट्स होते रहते हैं, और जिस इकोनॉमी में बार बार एडजस्टमेंट्स होते रहते हैं वहां पर जो मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं
वो आपको ज्यादा अच्छे मार्केट एडजस्टेड रिटर्न्स दे पाते हैं, और ऐसे में फिक्स रिटर्न्स की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होने लगती है। तो इंडिया में म्यूचुअल फंड की जो पॉपुलैरिटी है आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे बढ़ रही है, और वो बिल्कुल उस जैसी हो रही है जैसे कि यूरोप में है और यूएस में। तो धीरे धीरे आप देखेंगे ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं। अब रही बात रिटायरमेंट की, ये आपका बहुत जरूरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनफैक्ट इस वक्त हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा खतरा है वो रिटायरमेंट है। यकीन मानिए, मैंने तो मेरे माता पिता को अपने साथ रखा था, मुझे यकीन नहीं है कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि वो कहीं दूर चले जाएंगे। बुढ़ापे में मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारी वर्किंग लाइफ श्रिंक हो रही है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी से हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती जा रही है। तो यूरोप में आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या रिटायरमेंट है। यूरोप में गवर्नमेंट सपोर्ट कर पाती है जो लोगों के पास पैसा नहीं है, इंडिया में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज जो भी इंडिया के अंदर 30-40 ईयर्स का कपल है, यंग है, उनको सबसे पहला काम ये करना है कि अपना रिटायरमेंट जो है वो सुनिश्चित करना है। और रिटायरमेंट में जब आप यंग होते हैं तो आपको इक्विटीज में एलोकेशन ज़्यादा करना है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है इक्विटीज का एलोकेशन कम करना है, और जब रिटायर हो जाते हैं तो आपकी इक्विटी एलोकेशन 30%, 25% पे आ जाना है। म्यूचुअल फंड्स इस पूरी जर्नी में आपके साथ रह सकता है। Mutual fund offers you pure retirement funds also, which offers you asset allocation between various assets, gold, bond और equities में आपके assets को allocate करते हैं। उनका ऑफर डॉक्यूमेंट आप पढ़ के आपको मिल सकता है, और आपको लगता है कि रिटायरमेंट प्लान्स आपके हिसाब से एसेट एलोकेशन नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के पास बॉन्ड स्कीम्स भी हैं, गोल्ड स्कीम्स भी है, म्यूचुअल फंड्स के पास में इक्विटी स्कीम्स भी है, उसमें आप बैलेंस कर सकते हैं। या म्यूचुअल फंड्स के पास मल्टी एसेट फंड्स भी हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। या म्यूचुअल फंड्स के पास एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड्स भी होते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको ये तय करना है कि आपका एसेट एलोकेशन क्या है, और म्यूचुअल फंड्स आपके लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट की जरूरतों के लिए अच्छी वेल्थ को क्रिएट कर सकता है। नंबर 3, म्यूचुअल फंड्स की जो रिटायरमेंट स्कीम्स है उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक फायदा मिलता है, वो ये है कि यू गेट अ सेक्शन 80C बेनिफिट्स, राइट? सो दैट्स द एडिशनल बेनिफिट यू गेट। और जो रिटायरमेंट फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, बेसिकली वो एसेट एलोकेशन फंड्स ही होते हैं, उनमें बहुत अच्छा जुडिशियस बॉन्ड्स एंड इक्विटीज की एलोकेशन होता है। वो एलोकेशन रीबैलेंसिंग assures you very good risk optimum returns for your retirement kitty. जी, हमारा दूसरा सवाल ये रहता है, हम अगर बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे? देखिए बहुत सुंदर व्यवस्था है दोनों ही केसेस के अंदर। जी। दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाइए, बच्चों की स्कीम्स और रिटायरमेंट स्कीम्स, ये दोनों ही स्कीम एसेट एलोकेशन स्कीम्स होती है। मतलब इसमें एक एसेट पे नहीं होती है ना, हमें हमेशा इसमें आपको बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इक्विटीज, ये सारे एसेट्स आपको मिलते हैं, ताकि आपकी रीबैलेंसिंग होती रहे और आप अपना जोखिम कम कर सकें, और जोखिम कम करके आप अपने रिटर्न बढ़ा सकें। बच्चों के साथ ऐसी बात ऐसा है कि बच्चा जन्म लेता है at the time of birth and then graduates to स्कूल को पास करता है और इंजीनियरिंग की तरफ जाता है, मेडिकल की तरफ जाता है, कॉलेजेस की तरफ जाता है, अब्रॉड जाता है, तब तक 20 इयर्स लग जाते हैं, 17, 18, 20 इयर्स लग जाते हैं। तो यू हैव फुल 17, 18 years बिफोर यू नीड दैट मनी फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। और 18 साल का पीरियड एक बहुत लंबा पीरियड है, बहुत अच्छा पीरियड है, और इस पीरियड में अगर आप एसेट्स को रीबैलेंस करते हुए, एलोकेट करते हुए, रीबैलेंस रेगुलरली करते रहते हैं, जो स्कीम ऐसा कर सकती है, तो आप बहुत अच्छा एसेट्स अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रख के करीब सभी म्यूचुअल फंड्स ने, इंक्लूडिंग माय म्यूचुअल फंड्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने चिल्ड्रंस डेडिकेटेड फंड्स बनाए हैं, जिनको हम चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड बोलते हैं, जहां पर इसी तरह का एलोकेशन करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दे आर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड फंड्स एंड हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल टू जनरेट गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ, क्रिएट गुड वेल्थ फॉर यू एंड योर किड्स। आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट के जरिए, अपने एडवाइजर के जरिए आप इनकी हिस्ट्री देख सकते हैं, इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, और आप देखेंगे कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कम वोलेटिलिटी के साथ में आपको एक अच्छा रिटर्न देने की, न केवल आप रिस्क भी कम करते हैं ये फंड्स, और आपके रिस्क को कम करते हुए आपको एक बेहतर रिटर्न देने की भी क्षमता रखते हैं। तो ब्यूटीफुल फंड्स आपके लिए, बच्चों के लिए भी स्कीम आपके पास उपलब्ध है, और रिटायरमेंट के लिए भी डेडिकेटेड फंड्स, दोनों ही डेडिकेटेड फंड्स आपके पास म्यूचुअल फंड्स में उपलब्ध है, जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमें जो मिला है वो है, हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड फंड्स में, स्पेसिफिकली थ्रू म्यूचुअल फंड्स?
दो तरीके हैं आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या तो आप म्यूचुअल फंड्स के गोल्ड फंड्स आप ले लीजिए, राइट। गोल्ड फंड्स में कुछ नहीं है, आपको इट्स ए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, और आपके बिहाफ में जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड्स करता है, दे होल्ड द गोल्ड। या आप गोल्ड ETF के जरिए कर सकते हैं। गोल्ड ETF के जरिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जरूरी नहीं है आप म्यूचुअल फंड के पास जाएं। जो गोल्ड ETF है वो मार्केट पर लिस्ट होता है, एवरीडे कोट होता है, जो भी प्राइस बाजार में कोट हो रही है उस बाजार में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो आइदर यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड फंड्स और यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF। लेकिन आपके पास एक और फंड है जिसको हम बोलते हैं मल्टी एसेट फंड। ये बड़ा ही खूबसूरत तरीका है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इक्विटीज, बॉन्ड्स और गोल्ड तीनों एक साथ खरीद सकते हैं। एक और तीसरा तरीका भी है, वो है एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां फंड मैनेजर्स आपके बिहाफ में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देयर 3 तरीके हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट, 4 तरीके हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेडिकेटेड गोल्ड फंड्स में कर सकते हैं, गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मल्टी एसेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चारों में ही आप गोल्ड में एक्सपोजर थ्रू म्यूचुअल फंड्स के ले सकते हैं। और फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड रखना, इस तरह से निवेश करना हमेशा सुपीरियर है। यू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गोल्ड, प्योर क्वालिटी ऑफ गोल्ड, एंड यू हैव बेटर लिक्विडिटी। आप कहीं पर भी डिजिटली उसको कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, अपना पैसा डाल सकते हैं, अपना पैसा निकाल सकते हैं। So with this, we would like to end the session, and thank you participants and thank you partners for coming and giving us your valuable time for last 1 hour. It has been a great knowledge value added session by Mr. Krishan. Thank you again.